हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों, यह जो वीडियो है इसमें हम पंजीकरण अधिनियम अर्थात जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इससे इस अधिनियम को हम पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे और इस पे जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और यह कोशिश रहेगी कि इस एक वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट से संबंधित जो भी डाउट हैं वो सारी कुछ क्लियर हो जाए और जितने भी एमसीक्यूज इस पे बनाए जा सकते हैं उन सभी को हम इसमें कवर कर लें। और जितने ऐसे सेक्शन हैं जो विस्तृत हैं और उनको समझाना आवश्यक है, हम उसको भी इसमें उसका व्याख्या भी करेंगे। तो इस प्रकार से यह एक अकेला वीडियो ऐसा होगा जिसमें आपको यह छोटा-सा अधिनियम जो पंजीकरण अधिनियम है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उसमें हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। और यह जो वीडियो है खास करके छत्तीसगढ़ पीसीएसजे के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसमें लगभग 40 से आस-पास जो है प्रश्नों को हम इसमें बनाए हैं। और इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी होगा, उसमें हम इससे संबंधित जितने प्रश्न अभी तक छत्तीसगढ़ परीक्षा में पूछे गए हैं पीसीएसजे की, उन सारे प्रश्नों को हम उनकी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये 2 वीडियो होंगे और दोनों वीडियो में लगभग 40-40 प्रश्न होंगे। और इनके माध्यम से आप पूरे जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे हमारे साथ और अपने जो तैयारी है उसको बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इस अधिनियम की उद्देशिका देखते हैं, क्योंकि उद्देशिका पे भी कभी-कभी एक प्रश्न बन जाता है कि इस जो अधिनियम है इसका क्या उद्देश्य है। तो इसमें जो है पहला ही दिया गया है कि यह अधिनियम जो है वह दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित विधियों का समेकन करने के लिए अधिनियमित किया गया है। तो कहीं-कहीं अधिनियमों में कुछ अधिनियम जो है केवल समेकन करने के लिए अधिनियमित किए गए हैं, कुछ संशोधन करने के लिए और समेकन करने के लिए, दोनों बातों के लिए हैं। तो इस प्रकार से यह ध्यान में रखना है कि जो पंजीकरण अधिनियम 1908 है, तो यह दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिनियमितियों को या विधियों का समेकन करने के लिए इसको अधिनियमित किया गया है। और अब देखेंगे इसमें कुल जो है 93 धाराएँ हैं, अर्थात कुल 93 धाराएँ हैं और एक अनुसूची है। लेकिन अब वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो इसमें से धारा 4, 9, 56, 67, 92 और 93 ये धाराएँ जो है इसमें से डिलीट कर दी गई हैं, निरसित कर दी गई हैं। और जो अनुसूची एक थी, इस अनुसूची को भी अब निरसित कर दिया गया है। तो अब जो धाराएं बची हुई हैं हम उनको देखेंगे और इस पे प्रश्न क्या बनाए जा सकते हैं, किस प्रकार के इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला भी प्रश्न देखते हैं कि पंजीकरण अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है अर्थात सही नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। तो यही जो विकल्प है यह सही नहीं है, क्योंकि इस अधिनियम का जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर राज्य सहित संपूर्ण भारत पर है। यह 31 अक्टूबर 31/10 2019 से पहले यह जो है जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। लेकिन चूंकि अब जो है अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर राज्य को जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसलिए अब जो भारत में जितनी भी विधियां हैं वह सभी जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होती हैं। तो इसलिए जो है यह पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा है कि राज्य सरकार किन्हीं जिलों को इसके प्रवर्तन से वर्जित कर सकती है। तो यह बिल्कुल सही है। इसके संदर्भ प्रावधान जो है यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत दिया गया है। और तीसरा है कि इसके जो प्रवर्तन की तिथि है वह कई बार पूछी जाती है। तो इसके प्रवर्तन की तिथि जो है वह है 1 जनवरी 1909 अर्थात इसी डेट से यह प्रवर्तन में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायालय के अंतर्गत कौन आता है। तो जिला न्यायालय की जो परिभाषा है उसको अगर देखेंगे तो वह धारा 2 खंड 4 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि जिला न्यायालय के अंतर्गत अपनी मामूली सिविल अधिकारिता में कार्य करता हुआ उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जिला न्यायालय के अंतर्गत इस अधिनियम के पर्पज से जिला न्यायालय के अंतर्गत अपनी मामूली सिविल अधिकारिता में कार्य करता हुआ हाई कोर्ट आता है। केवल जिला न्यायालय या सत्र न्यायालय ही इसमें नहीं आता है। तो यह जो प्रश्न है अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये अगर ये पूछा जाता है तो यहाँ गलती ज्यादा होने की संभावना रहेगी, क्योंकि व्यक्ति अपना जो कॉमन सेंस है वो यूज करेगा और जिला न्यायालय में उच्च न्यायालय को वो शामिल नहीं मानेगा ना अमूमन। तो इस प्रकार से धारा 2 के खंड 4 के अंतर्गत जिला न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय आता है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 खंड 6 के अनुसार अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से कौन सा जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। चूंकि धारा 2 के खंड 6 में अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है और खंड 9 के अंतर्गत चल संपत्ति या जंगम संपत्ति की परिभाषा दी गई है।
तो धारा 2 के खंड 6 को देखेंगे तो इसमें जो है भूमि निर्माण, आनुवंशिक भत्ते, मार्ग का अधिकार, पारघाट, मीन क्षेत्र का अधिकार, भूमि से उत्पन्न होने वाला कोई फायदा पाने का अधिकार, ये सभी जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन जो है ये पेड़ों के फल या पेड़ों के रस जो है, यह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि यह चल संपत्ति के अंतर्गत आता है, अर्थात जंगम संपत्ति के अंतर्गत आता है। देखते हैं कि धारा 2 खंड 6 के अंतर्गत जो अचल संपत्ति दी गई है परिभाषा उसकी, उसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीजें आती हैं। तो अचल संपत्ति के अंतर्गत जैसा कि धारा 2 के खंड 6 में बताया गया है, भूमि आता है, निर्माण, आनुवंशिक भत्ते, मार्ग का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, पारघाट का अधिकार, ये जो सभी हैं। इसके अलावा मीन क्षेत्र का अधिकार, भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूमि से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुएं, ये जो सभी हैं वह अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। तो चल संपत्ति की परिभाषा जो है धारा 2 के खंड 9 के अंतर्गत दी गई है। और चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो इसमें यह बताया गया है कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, पेड़ों के फल और पेड़ों के रस, ये जो सभी हैं यह चल संपत्ति के अंतर्गत शामिल हैं। लेकिन इमारती वृक्ष जो है यह चल संपत्ति नहीं होता, बल्कि अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर केवल खड़ा काष्ठ होता, अर्थात कोई सूखा हुआ पेड़ है, अगर वह खड़ा हुआ है तो वह जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब कोई पेड़ है वह बिल्कुल हरा भरा है और या इमारती कोई लकड़ी वाला पेड़ है, तो वह जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि धारा 2 खंड 9 के अंतर्गत चल संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है। तो इसमें खड़ा काष्ठ है, उगती फसलें हैं, घास है, पेड़ों के फल हैं, पेड़ों के रस हैं और अचल संपत्ति के सिवाय अन्य जो सभी प्रकार की जो संपत्तियां हैं वह जो है चल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है। तो अवयस्क की जो परिभाषा है पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 खंड 8 के अंतर्गत दी गई है। और इसमें यह बताया गया है कि अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि उसकी जो पर्सनल लॉ है, अर्थात जो उसकी स्वीय विधि है, उस विधि के अनुसार वह वयस्क नहीं हुआ है, तो वह जो है व्यक्ति अवयस्क माना जाएगा। साधारणतया जो है अवयस्क से ऐसा व्यक्ति जो है अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत, अर्थात जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसकी अंतर्गत जो परिभाषा दी गई है उसमें ऐसे व्यक्ति को ही वयस्क माना जाता है जो उसकी अपनी जो पर्सनल लॉ है उसके अनुसार अगर वह वयस्क हो गया है। तो इस प्रकार से इसका जो पहला विकल्प है यही सही है। नेक्स्ट है, पंजीकरण महानिरीक्षक अर्थात इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अर्थात जो पंजीकरण महानिरीक्षक हैं, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। और इनकी नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। और अपने अधीनस्थ राज्य क्षेत्रों के लिए एक अधिकारी को पंजीकरण महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इनके बारे में एक कथन और है कि ये जो है इस जो पद है महानिरीक्षक का, इसके साथ साथ सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकते हैं। सामान्यतया जो है अगर कोई व्यक्ति कोई पद धारण करता है तो एक समय में वो केवल एक ही पद धारण करता है। लेकिन जो पंजीकरण महानिरीक्षक है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, वह इस पद के साथ साथ राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला है, राज्य सरकार पंजीकरण महानिरीक्षक की नियुक्ति करेगा, यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बारे में प्रावधान धारा 3 के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है कि राज्य सरकार ऐसे महानिरीक्षक को अपने कर्तव्यों का पालन करने की शक्तियां प्रदान करेगा, तो यह भी सही है। तीसरा है, महानिरीक्षक अपने पद के साथ साथ सरकार के अधीन कोई अन्य पद भी धारण कर सकेगा, तो जैसा अभी हमने बताया कि ये जो तीसरा विकल्प है ये भी सही है। चौथा है कि महानिरीक्षक कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकेगा, तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है, तो यही जो चौथा विकल्प है यही सही नहीं है, अर्थात यही गलत है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिले और उप जिले बनाने की शक्ति किसके पास होगी। तो जिला और उप जिला जो है वह राज्य सरकार बनाती है, अर्थात ऐसी शक्ति जो है राज्य सरकार के पास होती है। और पंजीकरण अधिनियम की धारा 5 के तहत जो है वह ऐसा करता है।
नेक्स्ट है रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें पहला है कि राज्य सरकार केवल लोक अधिकारियों को ही रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी। तो यह जो कथन है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि धारा 6 के अंतर्गत अगर देखेंगे तो धारा 6 के अंतर्गत जो पहला शब्द है, पहली लाइन है, वही लिखी गई है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो है वह रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, चाहे वे लोक अफसर हों या ना हों। तो ऐसा जो इसलिए जो है पहला विकल्प गलत है। दूसरा है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, चाहे वो लोक अधिकारी हो या ना हो। तो इस प्रकार से जो है दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा 7 के अंतर्गत स्थापित रजिस्ट्रार कार्यालयों का निरीक्षक कौन होगा। तो धारा 7 के अंतर्गत रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के कार्यालयों की स्थापना के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, और धारा 8 के अंतर्गत यह बताया गया है कि ऐसे जो कार्यालय होंगे जो रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार के, उसका जो निरीक्षक होगा अर्थात जो उसका इंस्पेक्टर होगा, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसे राज्य सरकार इसके लिए नियुक्त करता है। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है ऐसे कार्यालयों का इंस्पेक्टर होगा या निरीक्षक होगा। नेक्स्ट है जबकि किसी रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से या टेम्पररी रिक्त है, या वह जो अधिकारी है रजिस्ट्रार वह अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर किसे रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार होगा। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 10 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि जबकि जो रजिस्ट्रार है वह उसका पद रिक्त है अस्थायी रूप से, या वह अपने पद से किसी कार्य के कारण अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अनुपस्थिति की दशा में जो महानिरीक्षक होते हैं, उस महानिरीक्षक को उसके स्थान पर रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार होगा। और जब वह ऐसी नियुक्ति नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस जिले का जो न्यायाधीश होगा वह उस रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास होगा, तो ऐसी नियुक्ति का अधिकार जो है वह महानिरीक्षक को अर्थात इंस्पेक्टर जनरल को होगा। नेक्स्ट है किसी उप रजिस्ट्रार का पद अस्थायी रूप से रिक्त होने पर उसके पद का निर्वहन करने के लिए किसके द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 12 के अंतर्गत दिया गया है। उप रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रार के पद की रिक्ति के संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 10 के अंतर्गत किया गया है, जैसा अभी हमने देखा है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि उप रजिस्ट्रार का अगर कोई पद अस्थायी रूप से रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में उसके स्थान पर कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार के द्वारा किसी व्यक्ति को उप रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है जबकि अस्थायी रूप से रिक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार के पद पर कोई नियुक्ति की जाती है, तो ऐसी नियुक्ति की जो रिपोर्ट है वह राज्य सरकार को दी जाएगी। तो ऐसी जो रिपोर्ट है वह किसके द्वारा दी जाएगी, तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है कि ऐसी सब नियुक्तियों की रिपोर्ट जो है वह महानिरीक्षक के द्वारा राज्य सरकार को दी जाएगी। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन जो है वह अनिवार्य है। तो यह जो प्रश्न है वो बहुत बार पूछा गया है, खासकर छत्तीसगढ़ पीसीएस एक परीक्षा में, कि कौन सा जो दस्तावेज है उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और कौन से दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वह वैकल्पिक है या ऑप्शनल है। तो वैकल्पिक जो है वह धारा 18 के अंतर्गत बताया गया है, और अनिवार्य के बारे में प्रावधान जो है धारा 17 के अंतर्गत बताया गया है। तो इन दो धाराओं को ध्यान से याद करना है, क्योंकि इस पे जो है मैक्सिमम लगभग हर साल एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इन दो धाराओं को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। तो धारा 17 के अनुसार निम्नलिखित कुछ दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कराना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। जैसे इसमें पहला है अचल संपत्ति का दान की अगर कोई लिखत है या कोई डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है जो कि अचल संपत्ति के दान के संदर्भ में है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना जो है अनिवार्य होगा। अनिर्वसित लिखत जो अचल संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई हक या हित सृजित करता है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से वर्षानुवर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक भाटक वाले अचल संपत्ति का कोई पट्टा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। न्यायालय के किसी डिक्री, आदेश या पंचाट का अंतरण करने वाली निर्वसीयती लिखत जिससे अचल संपत्ति पर 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई
अधिकार, हक या हित सृजित या घोषित किया जाता है तो उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से इसमें और भी हैं, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट हैं उतनी बातों को इसमें शामिल किया है कि इन डॉक्यूमेंट का जो है रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है कि वे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो वह धारा 18 के अंतर्गत दिया गया है और 18 में यह बताया गया है कि ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिनका जो रजिस्ट्रेशन है वह कंपल्सरी नहीं है बल्कि वैकल्पिक है, उसको कराया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत ये कुछ दस्तावेज हैं, जैसे दान और वसीयत से भिन्न ऐसी लिखत जो अचल संपत्ति में 100 रुपए से कम मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित सृजित करती है। तो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अचल संपत्ति का पट्टा और धारा 17 के अधीन कोई छूट प्राप्त पट्टा है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना जो है वह वैकल्पिक है। और वसीयत है तो वसीयत का भी जो पंजीकरण है वो उसको कराना वैकल्पिक है। धारा 17 के अधीन ऐसे दस्तावेज जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है अर्थात उनको छूट दी गई है, उनको भी जो है रजिस्ट्रेशन कराया जाए या न कराया जाए वह जो है वैकल्पिक होता है। इसी प्रकार से न्यायालय के किसी डिक्री, आदेश या पंचाट के अंतर्गत अचल संपत्ति के लिए 100 रुपए से कम मूल्य का कोई अधिकार या हित सृजित करने वाला कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना वैकल्पिक होता है, वह कंपल्सरी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत जबकि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा न समझे जाने वाली और उस जिले में प्रयोग न की जाने वाली भाषा में कोई दस्तावेज रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो पंजीकरण अधिकारी होगा वह क्या करेगा? तो जबकि कोई ऐसी भाषा में पेश किया जाता है और वह जो भाषा है वह सामान्यतः उस जिले में प्रयोग नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में जब तक उसके सामने वो जो है ट्रांसलेट करके उसको नहीं पेश किया जाता है, तब वह जो अधिकारी है वह उस दस्तावेज का पंजीकरण करने से इनकार कर देगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 19 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, कोई दस्तावेज अपने निष्पादन की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा? तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 23 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें यह बताया गया है कि दस्तावेज जो है वह किस समय या कितने अवधि के भीतर जो है वह प्रेजेंट किया जाएगा या पंजीकरण के लिए पेश किया जाएगा। तो यह जो है 4 माह के भीतर उसको समुचित अधिकारी के समक्ष उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट है, दस्तावेजों के पुनः रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो यह प्रावधान जो है धारा 23 के अंतर्गत अर्थात 23 ए के अंतर्गत यह जो प्रावधान है वह किया गया है। अब इसके संदर्भ में हम विस्तार से देखते हैं कि कब जो है पुनः रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। तो धारा 23 ए के अनुसार जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दस्तावेज ऐसे व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो कि उसे प्रस्तुत करने के लिए इम्पावर्ड नहीं था अर्थात उसको सशक्त नहीं था और ऐसे दस्तावेज को जो पंजीकरण अधिकारी है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वह कर दिया जाता है। तो ऐसे दस्तावेज से उत्पन्न अधिकार के अधीन जो दावा करने वाला मूल व्यक्ति है अर्थात जिस व्यक्ति को अधिकार था कि वह उस दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रस्तुत करे, तो उसे जब वह जानकारी मिलती है तो ऐसी जानकारी मिलने के 4 महीने के अंदर उस जिले के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उस दस्तावेज के पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकेगा और वह जो रजिस्ट्रार है जब उसका यह समाधान हो जाता है कि जो पूर्व में डॉक्यूमेंट पेश किया गया जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया था वह व्यक्ति जो है वह अपराधिकृत था अर्थात वह जो है उसको पेश करने के लिए इम्पावर्ड नहीं था, तो ऐसी स्थिति में वह जो पंजीकरण अधिकारी है उस दस्तावेज को पुनः पंजीकरण करने के लिए अग्रसर होगा और ऐसा जब पंजीकरण किया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि मानो वह जो डॉक्यूमेंट है वह पहले से ही पंजीकृत नहीं होगा नहीं था और ऐसा जो डॉक्यूमेंट है जो पुनः पंजीकृत किया जाता है तो वह सब प्रयोजनों के लिए वह अपने मूल पंजीकरण की तारीख से जो है पंजीकृत समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा पत्र को पंजीकरण के लिए कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कोई इच्छा पत्र है या विल है या वसीयत है तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा? इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 27 के अंतर्गत दिया गया है
और धारा 27 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो विल है या वसीयत है वह किसी भी समय पंजीकरण के लिए उपस्थापित किया जा सकता है। अर्थात वहां पर यह 4 माह वाला जो नियम है वह लागू नहीं होगा और उसे किसी भी समय या कभी भी जो है पंजीकरण के लिए पेश किया जा सकेगा। नेक्स्ट है दस्तावेजों के पंजीकरण के स्थान के संदर्भ में प्रावधान पंजीकरण अधिनियम की किस भाग के अंतर्गत किया गया है। यहाँ पर धारा नहीं पूछा है बल्कि भाग पूछा गया है। तो भाग जो है 5 है, इसके अंतर्गत जो है धारा 28 से लेके धारा 31 तक, धारा 28 से 31 तक और भाग 5 के अंतर्गत जो दस्तावेज हैं वह कहां पर पंजीकरण के लिए पेश किए जाएंगे, उनका स्थान क्या होगा, इसके संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है। और इसी में यह बताया गया है कि कोई दस्तावेज जो है जो पंजीकरण के लिए पेश किया जाता है तो वह उप रजिस्ट्रार के कार्यालय में उसको पेश किया जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि हमेशा कोई डॉक्यूमेंट उप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में ही पेश किया जाता है। अगर उनके द्वारा इनकार किया जाता है तो अपील के तौर पर जो है उसको रजिस्ट्रार के समक्ष पेश किया जाएगा। नेक्स्ट है दस्तावेजों को पंजीकरण के लिए कौन व्यक्ति जो है पेश कर सकता है या प्रस्तुत कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 32 के अंतर्गत दिया गया है और 32 में 3 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वह दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन के लिए पेश कर सकते हैं। तो पहला है कि उस दस्तावेज के अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति जो है वह स्वयं उस दस्तावेज को पेश कर सकता है या उसका कोई प्रतिनिधि कर सकता है या वह जो व्यक्ति है या उसका प्रतिनिधि है, इनके अगर कोई एजेंट हो अर्थात अभिकर्ता हो तो वो जो सम्यक रूप से इम्पावर्ड किए गए हों तो उनके द्वारा भी जो है ऐसा जो दस्तावेज है वह पंजीकरण के लिए पेश किया जा सकेगा। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई भी व्यक्ति जो है दस्तावेज को पेश कर सकता है, लेकिन इनमें से जो 3 व्यक्ति बताए गए हैं इनके द्वारा वहां पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर हो सकेगा नहीं लिखा गया है बल्कि वह दस्तावेज को जो है पेश करेगा या हाजिर होगा। नेक्स्ट है धारा 32 ए को पंजीकरण अधिनियम में कब जोड़ा गया। तो हमने जब अभी पहले भी देखा कि धारा 32 ए और धारा 16 ए ये 2 धाराएं हैं। इन दोनों ही धाराओं को वर्ष 2001 में जोड़ा गया है। तो ध्यान में रखना है कि 16 ए और 16 दूनी 32 ए इन दोनों ही धाराओं को अगर पूछ लिया जाता है कि कब इसे जोड़ा गया है तो इसको जो है वर्ष 2001 में इसको केंद्रीय अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई दस्तावेज तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा उसकी जांच न कर ली जाए। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 34 के अंतर्गत दिया गया है और 34 के अंतर्गत यह बताया गया है कि पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीकरण से पूर्व जांच की जाएगी। तो जांच कैसी की जाएगी, तो उसे जो है तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि जो पंजीकरण अधिकारी है उसकी जांच न कर ले और इसके रिगार्डिंग या इसके संदर्भ में वह जो निष्पादन करने वाला व्यक्ति है अर्थात जो उस दस्तावेज को पेश करता है या उसके प्रतिनिधि को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए बुलाएगा और अगर कोई व्यक्ति बिना युक्त कारण के हाजिर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में और 4 महीने का 4 जो विलंब है वह करता है तो उस दस्तावेज को रजिस्ट्री करने से वह इनकार कर देगा जब तक कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है उससे 10 गुना रकम जो है जुर्माने के रूप में उसको अतिरिक्त न दे दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबकि पंजीकरण अधिकारी किसी दस्तावेज को पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए आदेश देता है और वह व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना हाजिर नहीं होता है तो कितने रुपए तक का जुर्माना वहां पर लगाया जा सकेगा। तो अभी हमने देखा कि धारा 34 के अंतर्गत ऐसा जो प्रावधान है कि जो पंजीकरण अधिकारी है वह किसी डॉक्यूमेंट के पंजीकरण से पूर्व उसकी जांच करेगा और जांच के संदर्भ में उस दस्तावेज को पेश करने वाले व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए उसको बुलाएगा या आदेश करेगा और अगर वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो पंजीकरण फीस की रकम का 10 गुना जुर्माना लेकर के ही उसका जो है पुनः पंजीकरण किया जा सकेगा। क्वेश्चन है पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को पंजीकरण कार्यालय में हाजिरी से छूट प्रदान की गई है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 38 के अंतर्गत किया गया है। अब हम देखेंगे कि 38 के अंतर्गत वे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पंजीकरण कार्यालय में
हाजिरी से छूट प्रदान की गई है। तो धारा 38 के अंतर्गत ये कुछ व्यक्तियों को बताया गया है कि जैसे ऐसा व्यक्ति अंग शैथिल्य अर्थात उस अंग भंग के कारण या शारीरिक रूप से इतना अधिक कमजोर है कि बिना घोर असुविधा के वह जो है वहां पर कार्यालय में हाजिर नहीं हो सकता है। दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति सिविल या दांडिक या आपराधिक आदेश के अधीन अगर कोई जेल में बंद है तो उसको भी जो है वहां पर पर्सनल अपीयरेंस से छूट प्राप्त है। और तीसरा है कि जिन्हें न्यायालय ने व्यक्तिगत हाजिरी से विधि के द्वारा छूट प्रदान कर रखा है तो ऐसे व्यक्तियों को भी कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें धारा 38 के अधीन पंजीकरण कार्यालय में हाजिरी से छूट प्राप्त है तो उनकी परीक्षा किस प्रकार से की जाएगी। तो इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो यह धारा 38 के अंतर्गत ही दिया गया है, 38 के खंड 2 के अंतर्गत। और इसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में जो पंजीकरण अधिकारी है या तो उसके घर या निवास स्थान पर अर्थात अगर घर पे है तो घर पे या कारागार में निरुद्ध है तो उस कारागार में जेल में जाएगा, वहां पर स्वयं जाएगा और जाकर के उसकी परीक्षा करेगा या परीक्षा के लिए कमीशन जारी करेगा या कमीशन निकालेगा। तो यह जो तीसरा विकल्प है यही सही है कि जिन्हें जो पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में हाजिरी से व्यक्तिगत रूप से छूट प्राप्त है तो ऐसे व्यक्तियों की जो परीक्षा होगी तो पंजीकरण अधिकारी किस प्रकार से करेगा, तो वह उनके निवास स्थान पर जाएगा या उनके परीक्षा के लिए कमीशन जारी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत का और दत्तक ग्रहण प्राधिकार का पंजीकरण की प्रक्रिया पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दी गई है। तो यह प्रक्रिया जो है धारा 41 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है, जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है उनका रजिस्ट्रेशन न कराने का परिणाम से संबंधित जो धारा है वह कौन सी है। तो यह जो धारा है धारा 49 है। 49 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अपेक्षित है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा। तो 49 जो है इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट है, पंजीकरण का प्रमाण पत्र किसके द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होता है। तो पंजीकरण का प्रमाण पत्र के संदर्भ में जो प्रावधान है यह प्रावधान धारा 60 के अंतर्गत दिया गया है। और यह जो प्रमाण पत्र होगा वह पंजीकरण अधिकारी के द्वारा अर्थात जिस अधिकारी के द्वारा उसका पंजीकरण किया गया है उसी के द्वारा वह हस्ताक्षरित होगा, मुद्रा उस पर लगेगी अर्थात मुहर लगेगी और उस पर दिनांक डाला जाएगा। तो पंजीकरण अधिकारी धारा 60 के तहत उसको ऐसा करता है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति को स्वविवेक से शपथ दिलाने की जो शक्ति है वह किसके पास है। तो पंजीकरण अधिकारी जो होता है इसी अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को स्वविवेक के अनुसार शपथ दिलाने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, उप रजिस्ट्रार का अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति किसके पास होती है। तो उप रजिस्ट्रार का अधीक्षण और नियंत्रण तो इसकी जो शक्ति होती है वह रजिस्ट्रार के पास होती है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह धारा 68 के अंतर्गत दिया गया है। और इसी प्रकार से धारा 69 के अंतर्गत यह बताया गया है कि रजिस्ट्रीकरण जो कार्यालय है उनका अधीक्षण और उनके संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, वह महानिरीक्षक के पास होती है। तो 69 के अंतर्गत महानिरीक्षक के पास और 68 के अंतर्गत वह रजिस्ट्रार के पास शक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है, पंजीकरण कार्यालयों का अधीक्षण और नियम बनाने की शक्ति। तो वही क्वेश्चन हमने फिर से रिपीटेड है। धारा 69 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो पंजीकरण कार्यालय हैं उनका अधीक्षण करना और उनके संदर्भ में जो नियम बनाया जाता है तो ऐसी जो शक्ति होती है वह महानिरीक्षक के पास होती है। नेक्स्ट है, पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महानिरीक्षक जो है वह जुर्माना और पंजीकरण फीस की रकम का जो है पूर्णतः या भागतः स्वविवेक के अनुसार परिहार कर सकेंगे। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 70 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, किसी दस्तावेज के पंजीकरण से इनकार करने के विषय में जो प्रावधान है वह किस भाग के अंतर्गत दिया गया है।
तो ऐसा जो प्रावधान है पंजीकरण अधिनियम के भाग 12 के अंतर्गत धारा 71 से लेके 77 तक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है दस्तावेजों के पंजीकरण व कमीशन निकालने के संबंध में फीस किसके द्वारा नियत की जाएगी। तो ये जो कमीशन निकाला जाता है या उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसकी जो फीस नियत की जाती है वह फीस राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 78 के अंतर्गत या 78 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन से मामले हैं जिनके संदर्भ में जो फीस है वह नियत की जाती है। तो इसके संदर्भ जो जैसा कि प्रावधान जो है धारा 78 के अंतर्गत दिया गया है और इसके तहत राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए फीस नियत करती है। तो किसके लिए? तो दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्टर की तलाशी के लिए, कमीशन निकालने के लिए, अनुवाद फाइल करने के लिए, प्राइवेट स्थानों पर हाजिरी के लिए और दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, उन्हें लौटाने के लिए और इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई अन्य बातें हैं तो उसके लिए फीस क्या होगी इसका निर्धारण राज्य सरकार कर सकेगी धारा 78 के तहत। नेक्स्ट है पंजीकरण फीस की वसूली किस प्रकार से की जाएगी। तो अगर कोई फीस नियत की जाती है और उस फीस का जो है दिया नहीं जाता है या उसका भुगतान नहीं किया जाता है तो धारा 80 ए के तहत उस फीस की जो वसूली होगी वह भू राजस्व की बकाया की रीति से उसकी वसूली की जाएगी। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई मिथ्या कथन करेगा या दस्तावेज की मिथ्या प्रति प्रदान करेगा उसे किस दंड से दंडित किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह जो है धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो उसका दंड बताया गया है कि वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पर मिथ्या कथन और मिथ्या जो दस्तावेज पेश किया जाना है इसके संदर्भ में जो है दंड का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है धारा 82 ए के अंतर्गत बिना लाइसेंस के दस्तावेज लिखने के लिए किस दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 82 ए के अंतर्गत अगर किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दस्तावेज लिखा जाता है रजिस्ट्रेशन का जिसको कि इसके लिए दस्तावेज लाइसेंस प्राप्त नहीं किया है तो ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जो पंजीकरण अधिकारी हैं वह लोक सेवक समझे जाएंगे और इस अधिनियम की कोई कार्यवाही जो होगी वह आईपीसी की धारा 228 के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। तो ऐसा जो प्रावधान है वह धारा 84 के अंतर्गत दिया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई कार्यवाही की जाती है तो वह जो है आईपीसी के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और जो पंजीकरण अधिकारी होंगे वह लोक सेवक समझे जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीकरण अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कितने अवधि तक अदावाकृत दस्तावेजों को नष्ट किया जा सकता है। तो धारा 85 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विलों से भिन्न अर्थात वसीयत से भिन्न अगर कोई दस्तावेज है और वह पंजीकरण कार्यालय में या रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस में लगातार 2 वर्ष से अधिक समय से वह रखा हुआ है और उसका कोई दावेदार नहीं है, उस पर कोई दावा नहीं करता है तो ऐसे दस्तावेज को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जो प्रावधान है वह वसीयत के संदर्भ में लागू नहीं होता है। अर्थात वसीयत का अगर दस्तावेज है वह 2 वर्ष से अधिक भी अवधि या कितनी भी अवधि तक रखा हुआ है तो उसको नष्ट करने का आदेश नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने पंजीकरण अधिनियम अर्थात रजिस्ट्रेशन एक्ट के लगभग सभी जो इम्पोर्टेंट प्रावधान हैं उनको कवर किया है और जहां भी आवश्यकता हुई हमने उसकी व्याख्या भी किया है और उम्मीद करते हैं कि यह जो वीडियो है आपकी तैयारी को बेहतर करने में एक सहायक साबित होगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में अभी छत्तीसगढ़ की जो पीसीएसजी की परीक्षा है उसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट से जितने प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक हम उन सारे प्रश्नों को एक वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसके संदर्भ में इसके बारे में अपने और भी मित्रों को बताइए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। और जल्दी ही हमारा दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के उनको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।